आज सबसे पहले बात उस फिल्म की जो दुनिया भर में इस साल की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हो रही। फिल्म का नाम है ओपेनहाइमर। ब्रिटिश अमेरिकन फिल्म मेकर क्रिस्टोफर नोलान की इस फिल्म में 20वीं सदी की एक सबसे खास घटना परमाणु बम के आविष्कार को बड़े ही दिलचस्प और हैरतअंगेज तरीके से दिखाया गया है। यह फिल्म आधारित है दुनिया के एक बड़े थियोरेटिकल फिजिसिस्ट और वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर पर, जिन्होंने दुनिया के पहले परमाणु बम का आविष्कार किया। इस फिल्म में परमाणु बम के आविष्कार और उससे पहले और बाद की घटनाओं को बड़े ही दिलचस्प तरीके से दिखाया गया है। आयरिश अभिनेता सिलियन मर्फी ने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का किरदार निभाया है। लेकिन भारत में यह फिल्म किसी और वजह से विवादों में है। दरअसल इस फिल्म के एक अंतरंग दृश्य के दौरान ओपेनहाइमर का किरदार निभा रहे सिलियन मर्फी को एक हिंदू ग्रंथ के बारे में बात करते हुए दिखाया गया है। अब आप सोचेंगे हिंदू ग्रंथ के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें आपत्तिजनक क्या है? लोगों का मानना है कि यहां बात गीता के श्लोक के बारे में हो रही है और आरोप है कि इस पवित्र हिंदू ग्रंथ का जिक्र इस तरह के अंतरंग दृश्य के दौरान करना हिंदू धर्म का अपमान है। सवाल यह है कि यह कौन सा श्लोक है जिसे लेकर हिंदू धर्म के अपमान का आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार ने ही सवाल उठा दिए हैं, अपने सेंसर बोर्ड से सवाल उठा दिए गए हैं कि आपने इसको जाने कैसे दिया, सर्टिफिकेट कैसे दे दिया, पास कैसे कर दिया। दरअसल फिल्म ओपेनहाइमर में सिलियन मर्फी अंतरंग दृश्य के दौरान एक किताब से जिस श्लोक को अंग्रेजी में पढ़ते हैं वो है नाउ आई हैव बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। अगर इसे गीता में देखा जाए तो वहां यह संस्कृत में है काल अस्मि, जिसका हिंदी में अर्थ है कि मैं हूं काल। इस दृश्य को इस श्लोक के साथ फिल्म में दिखाने और बिना हटाए भारत में फिल्म को रिलीज की इजाजत देने के लिए सेंसर बोर्ड की भूमिका पर भी सवाल सरकार ने उठाए हैं, जैसे कि हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहे हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सेंसर बोर्ड की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और मामले में जवाब तलब किया। सूचना आयुक्त और सेव कल्चर सेव इंडिया के संस्थापक उदय माहुरकर ने यह सवाल बहुत प्रमुखता से उठाया है। ऐसा है कि कुल मिला के फिल्म जो है वो पॉजिटिव है भारत के लिए। इसमें ये दिखाया गया है कि जो एटम बॉम्ब के जो इन्वेंटर हैं, प्रणेता हैं, ओपेनहाइमर, कैसे उन्होंने गीता से प्रेरणा ली थी। तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन जो सीन ऐड किया गया है उसकी रियल स्टोरी से कोई उसको लेना देना नहीं है। सीन ये है कि वो सेक्स कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में। गर्लफ्रेंड उनको गीता दिखा रही है और गीता का श्लोक वो पढ़ रहे हैं। गर्लफ्रेंड उनकी नींव वस्त्र दिखती है अंदर। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अपमान है गीता का। और उसमें जो श्लोक है वो विश्व स्वरूप जो श्री कृष्ण का था, मतलब जो अर्जुन को जो उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया था उस टाइम पे जो श्लोक कहा था वो श्लोक वो बोल रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी इंसल्ट है। तो हमने इसको लेके एक पत्र लिखा जो डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन को, और उसमें ये कहा है कि उनका काफी सम्मान है देश के अंदर, वो हटाएं इस सीन को इसमें से, और पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड इसको हटाएं, सिर्फ भारत में से नहीं। तो ये हमने उनको रिक्वेस्ट की है और ये कहा है कि अगर नहीं हटाते हैं आप तो फिर ये एक जानबूझ के की गई एक घटना होगी। देखिए, उदय माहुरकर जो बोल रहे हैं उसके बारे में सरकार ने भी सवाल उठाए हैं, सरकार भी बात कर रही है। तो ये मसला तो यहां तक है, इसको एक सेकंड के लिए अलग रख देते हैं क्योंकि इस वजह से इस फिल्म का विरोध हो रहा है। और फिल्म का भी नहीं, जैसे आप उदय माहुरकर की बात सुन रहे थे, फिल्म पॉजिटिव है, फिल्म अपना संदेश दे रही है, लेकिन सिर्फ एक सीन पर आपत्ति जताई है भारत सरकार ने भी और उदय माहुरकर ने भी। लेकिन देखिए, जो मुख्य किरदार निभाया यहां पर ओपेनहाइमर का, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इनका इतिहास क्या है और इनकी कहानी क्या है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है, ये क्या कर रहे थे, किस तरीके से कर रहे थे,
गोपनीयता कैसे रखी गई थी, उसका मकसद क्या था, परमाणु बम जब गिरा दिया गया उसके बाद ओपेनहाइमर क्या कर रहे थे, ये सारी चीजें बहुत रोचक हैं। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। परमाणु बम का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर गीता से काफी प्रभावित थे और उन्होंने संस्कृत भी सीखी। कहा तो यह भी जाता है कि पहले परमाणु बम के परीक्षण के दौरान भगवत गीता की एक प्रति उनके हाथों में थी। जब उन्होंने परमाणु परीक्षण के बाद धुएं का गुबार आसमान में उठता देखा तो गीता के इस श्लोक को दोहराया, नाउ आई हैव बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, यानी काल अस्मि, यानी मैं ही हूं काल। कहते हैं वो भगवत गीता से इतने प्रभावित थे कि अपने भाई को उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि ये दुनिया की किसी भी भाषा से सबसे खूबसूरत दार्शनिक अभिव्यक्ति है। लेकिन फिल्मकार क्रिस्टोफर नोलन ने गीता के श्लोक को अपनी फिल्म के एक अंतरंग दृश्य में क्यों फिल्माया है, वही जान सकते हैं, हम उसके बारे में नहीं जानते। अब वो जब जवाब देंगे या इस बारे में कुछ बोलेंगे तब पता चलेगा। ये फिल्म जिस किरदार जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर पर बनी है, उसे जानने भी और उसको जानने में भी काफी दिलचस्पी लोगों की बढ़ी है। इसीलिए मैंने बोला कि वो एक मसला जो कंट्रोवर्शियल हो गया है उसको एक सेकंड के लिए साइड रख दें। हम लोगों के लिए भी और सबके लिए जानना जरूरी है कि ओपेनहाइमर कौन थे, मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था और उसका भगवत गीता से क्या लेना देना है। कुछ हद तक हमने यहां पर समझाने का प्रयास किया। बताया जाता है कि ओपेनहाइमर परमाणु बम के अपने आविष्कार से शुरू से काफी खुश थे, लेकिन बाद में इंसानियत के खिलाफ उसके इस्तेमाल ने उन्हें बहुत निराश भी कर दिया। पहले से वो ऐसा विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन बाद में ऐसा हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत उन्हें लॉस एलमोस लेबोरेटरी का डायरेक्टर बनाया। उन्हें जिम्मा दिया गया कि वो हिटलर के नेतृत्व वाले जर्मनी से पहले परमाणु बम तैयार करें। ओपेनहाइमर को तब यकीन था कि नाज़ी जर्मनी परमाणु बम बनाने पर काम कर रहा है और हिटलर इसका इस्तेमाल दुनिया को अपने आगे झुकाने के लिए करेगा, इसलिए अमेरिका को उससे पहले ही बम तैयार कर लेना है। इसी आधार पर दुनिया के पहले परमाणु बम पर अपने काम को वो मन में सही ठहरा रहे थे कि ये अच्छे काम के लिए, अपनी सुरक्षा हेतु ये काम किया जा रहा है। 1995 में अटलांटिक अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ओपेनहाइमर को शुरू में इस बात का अफसोस था कि जर्मनी पर इस्तेमाल के लिए वो समय पर परमाणु बम तैयार नहीं कर पाए। इसके बाद जब अमेरिका ने जापान को सबक सिखाने की ठानी तो ओपेनहाइमर ने अमेरिका के B-29 बम वर्षक विमान में परमाणु बम को किस तरह रखा जाए, इसे लेकर कई सुझाव दिए ताकि जापान को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाया जा सके। यानी अभी भी वो परमाणु बम के इस्तेमाल के पक्ष में थे। अब आप सोचेंगे पहले तो मैंने बोला कि उनको बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन यहां तक वो पक्ष में थे। फिर अमेरिका ने 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर उन्हें तबाह कर दिया और दुनिया के इतिहास में यह एक काला अध्याय की तरह जाना जाता है और इतिहास भी हमेशा के लिए बदल दिया गया। जानकारी के मुताबिक इस तबाही ने ओपेनहाइमर को परेशान कर दिया और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने किस भयानक चीज का आविष्कार कर दिया। ओपेनहाइमर की बायोग्राफी अमेरिकन प्रोमेथियस, इसके मुताबिक जापान पर बम गिराने के कुछ हफ्तों बाद 25 अक्टूबर 1945 को ओपेनहाइमर जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन से मिलने पहुंचे तो बातचीत के दौरान उन्होंने उनसे यह कहा कि आई हैव ब्लड ऑन माय हैंड्स, यानी कि मेरे हाथों में खून सना हुआ है। कहा जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति उनकी इस बात से बहुत नाराज भी हो गए और कहा कि खून मेरे हाथों पर लगा है, मुझे ही इसकी चिंता करने दी। जानकारी के मुताबिक हैरी ट्रूमन ने अपने स्टाफ से कहा, डोंट लेट दैट क्राई बेबी इन हियर अगेन, यानी कि उस रोने वाले आदमी को फिर यहां मत आने देना। ओपेनहाइमर के बाद ओपेनहाइमर ने बाद में अपना पूरा जीवन परमाणु ताकत को संयमित रखने पर लगा दिया। जिस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत ओपेनहाइमर ने परमाणु बम बनाया
उस प्रोजेक्ट को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी, इटली और जापान की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने जून 1942 यानी कि 1942 में यह प्रोजेक्ट शुरू किया, जो अगस्त 1947 तक चला। इसके तहत 1,30,000 लोगों को अमेरिका में अलग अलग जगह काम पर लगाया गया। मिशन था अमेरिका के लिए परमाणु बम का आविष्कार करना। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने इसकी इजाजत दी थी। इसी प्रोजेक्ट के तहत न्यू मैक्सिको में एक गोपनीय लेबोरेटरी, लॉस एलमोस लेबोरेटरी स्थापित की गई। ओपेनहाइमर ने 1943 से 1945 तक इस लेबोरेटरी के डायरेक्टर के तौर पर काम किया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने बम बनाने के लिए ओपेनहाइमर को प्रशस्ति पत्र भी दिया। परमाणु बम बनाने का यह प्रोजेक्ट इतना गोपनीय था कि अमेरिका के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हैरी ट्रूमन तक को इसकी जानकारी नहीं थी। 12 अप्रैल 1945 को जब तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु हुई, तो उसके अगले दिन हैरी ट्रूमन को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाए जाने के बाद मैनहट्टन प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई। अब आप सोचिए, उस देश में वाइस प्रेसिडेंट को ही नहीं मालूम था कि उनका देश बम बना रहा है। फिर जब वो प्रेसिडेंट बने तब बताया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत 16 जुलाई 1945 को दुनिया के पहले परमाणु बम गैजेट का कामयाब परीक्षण किया गया, यानी कि टेस्ट किया गया। इस परीक्षण का कोड नेम था ट्रिनिटी टेस्ट, और इसके बाद दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। इंसान के हाथ में परमाणु बम आ चुका था। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जितना आप एटमी बम और इस पर चर्चा देखते हैं, उसकी शुरुआत जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर से हुई। इसी वजह से यह फिल्म बहुत रोचक हो जाती है ना, मजेदार इतिहास। ये सब जानकारियां इसलिए हैं कि इस फिल्म के नाम पर कुछ विवाद शुरू हुए हैं, तो कई नई दिलचस्प जानकारियां भी सामने आई। इसी बहाने आपको यह भी बता दें कि भारत के तमाम प्राचीन ग्रंथों को की कई बातें आज के विज्ञान के लिए भी एक गुत्थी बनी हुई, और उसका जिक्र, मतलब जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो भी इन ग्रंथों को, इन प्रतीकों को, चिन्हों को, उसके रहस्य को जानने में उलझे हुए हैं। भारतीय प्राचीन दर्शन भी विज्ञान से गहरा जुड़ाव रखता है। दुनिया के कई महान वैज्ञानिक इस बारे में बता चुके हैं और लिख भी चुके हैं। इसी को एक मान्यता है। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लेबोरेटरी सर्न और उसके ठीक बाहर नटराज की मूर्ति की स्थापना। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च नाम की इस लेबोरेटरी में गॉड पार्टिकल के नाम से जाने वाले हिग्स बोसॉन की खोज की गई। यहां नटराज की मूर्ति के साथ लिखा गया है कि तांडव करते हुए भगवान शिव जीवन शक्ति के प्रतीक हैं। मशहूर वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने शिव के तांडव नृत्य की आधुनिक विज्ञान में सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कॉस्मिक डांस से तुलना की। जर्मनी के मशहूर वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने एक बार कहा था कि क्वांटम फिजिक्स की कई हैरान कर देने वाली बातें भारतीय दर्शन को पढ़ने के बाद और समझ में आने लगी। आपको याद ही होगा, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय अमेरिकी सुनीता विलियम्स ने कहा था कि वो अपने साथ भगवत गीता और उपनिषद लेकर गई थी, क्योंकि वो उससे काफी प्रभावित रही। इन ग्रंथों ने उन्हें जीवन का मकसद बताया। इस बारे में मशहूर विज्ञान लेखक पल्लव बागला और बेहतर बता सकते हैं। ओपेनहाइमर फिल्म से चली चर्चा के बीच उन्होंने अपने एक लेख में यह बताया है कि किस तरह समय के साथ उनके ही देश में उनकी प्रतिष्ठा को खत्म किया गया। ऐसा कई देशों ने अपने परमाणु वैज्ञानिकों के साथ किया है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जनक अब्दुल कादिर खान यानी कि AK खान को उनके ही देश में जेल में डाल दिया गया। अब्दुल खान पर परमाणु रिसर्च को चोरी से हासिल करने के आरोप लगे। कई और देशों में भी ऐसा हुआ, लेकिन भारत ने अपने परमाणु वैज्ञानिकों को हमेशा सिराखों पर बिठाया। भारत ने अपने वैज्ञानिकों को, जिन्होंने एटम बम दिया, उनको सिर आंखों पर रखा। उनको ढेर सारे अवार्ड मिले।
जो पोखरण की टीम थी 1998 की शक्ति सीरीज की, उसमें 6 लोगों को पद्मा अवार्ड मिले थे और एपीजे अब्दुल कलाम साहब को उससे पहले भारत रत्न मिल चुका था। तो कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ी विडंबना है। अमेरिका ने अपने एटॉमिक जनक को ऑलमोस्ट ट्रेटर करार दिया और उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंसेस हटा दी। उसी तरह से पाकिस्तान में भी डॉक्टर AQ खान, जो कि जनक माने जाते हैं पाकिस्तान के एटम बम के, उनको 5 साल की कैद हुई। वो एक न्यूक्लियर वॉलमार्ट चला रहे थे बाकायदा। चाइना के भी जो जनक हैं उनको भी तनखैया बनाया गया और कल्चरल रेवोल्यूशन में उनको दूर भेजा गया। तो कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ी अजीब सी स्थिति थी। बड़े बड़े वैज्ञानिक थे दुनिया के, जिनको कि इतना बड़ा काम करने के बाद अवार्ड देने के बजाय उनके देशों ने उनके ऊपर बड़ी ढेर सारी ह्यूमिलिएशन हीप करी। तो एक भारत देश है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, जिसने कि अपने वैज्ञानिकों को एक से एक बढ़ के अवार्ड दिए और आज भी हमारे वैज्ञानिक जो हैं उनको इसके लिए बहुत सिर आंखों पर रखा जाता है। तो ये जो एक बड़ी विडंबना है, ये मुझे लगी कि लोगों को समझने की जरूरत है कि और देशों से भारत कितना अलग है। तो आप इसके बारे में और जान सकते हैं, जाके फिल्म ज़रूर देखिएगा। अब अगर आपने ये जान लिया है कि ओपनहाइमर कौन थे, उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है, उनका जो इतिहास रहा है, उनका एक जुड़ाव रहा है हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी ग्रंथों से, उसके बारे में आप जान गए हैं। तो देखिए एक सूक्ष्म तरीका इसको समझने का ये है कि बेइज्जती हुई है, निश्चित रूप से ये अटपटा ज़रूर लगता है और सरकार ने ये इसके बारे में लिखा है, सेंसर बोर्ड से भी सवाल पूछे हैं, लेकिन इसके चलते आप फिल्म ना देखें, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे रोचक तत्व हैं। जैसे कि अभी उदय माहुरकर भी बता रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जानकारी के लिहाज से बहुत अच्छी और बढ़िया हों। तो इसको देखिएगा जरूर, ताकि एक स्टडीड एनालिसिस आप कर सकें। आइए अब बात करते हैं हिंदुस्तान की, मणिपुर की नस्लीय हिंसा और वहां महिलाओं के साथ हुए बर्बर व्यवहार से पूरा देश गुस्से में। इस मामले पर संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। आप तो जानते ही हैं, देख ही रहे हैं, कुछ चल नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। और प्रधानमंत्री से संसद में बयान देने की मांग भी की जा रही है कि वो आकर के दें। पूरा एकदम रूल्स पर बात हो रही है कि भाई ऐसे रूल में चर्चा कराइए जिसमें प्रधानमंत्री का होना अनिवार्य हो, प्रधानमंत्री भाषण दें। सरकार इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा के लिए कहती है कि वो तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा बयान देने की विपक्ष की मांग मानने को वो तैयार नहीं है और इसी वजह से संसद का सत्र नहीं चल पा रहा। रोज कुछ ना कुछ किसी बहाने से वो सस्पेंड हो जाता है या एडजर्न हो जाता है, बंद हो जाता है। ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान विपक्ष का हंगामा लगातार बना। INDIA नाम से विपक्षी दलों का नया मोर्चा मिलकर सरकार के लिए एक मुसीबत भी बना हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर सदन में तो नहीं बोले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक में उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने इससे पहले इतना हताश और दिशाहीन विपक्ष कभी नहीं देखा। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ नाम रखने से कोई इंडिया नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसदों से कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया जुड़ा हुआ था। अब आप सोचिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी वजह से हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया, और इंडियन मुजाहिदीन जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उसमें इंडिया और इंडियन के जिक्र की तुलना नाम में इंडिया रख लेने से की गई। बवाल तो होना ही था। प्रधानमंत्री के इस बयान से विपक्ष काफी नाराज। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो भी तो इंडियन है। चेहरे पे चेहरे कराते हैं लोग। नहीं बोला है, अपनी बौखलाहट साबित की है। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, इंडिया जैसे नाम जो देश में क्या दुनिया में नाम कर रहा है, आप उसको एक टेरर आउटफिट से लिंक कर रहे हैं। बयान वो
भार देते हैं, लोगों को भटकाने का है। अंदर आके आप अपनी बात रखो मणिपुर पे, ठीक से चर्चा होने दो। हम 267 इसलिए लाए हैं राज्यसभा में, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, और हम यहाँ पर सिर्फ 267 के तहत ही चर्चा बड़ी विस्तार से कर सकते हैं। विपक्ष के नए मोर्चे INDIA पर प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी जवाब आया। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि मोदी जी, आप हमें जो बुलाना चाहते हैं वो बुलाएं। हम इंडिया हैं, हम मणिपुर को मरहम लगाएंगे और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछेंगे। हम सभी लोगों के लिए फिर से प्यार और शांति लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचारों का पुनर्निर्माण करेंगे। ये उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बोला। मणिपुर को लेकर जारी इस गतिरोध को दूर करने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों की एक बैठक बुलाई, लेकिन वो फिर बेनतीजा रही। इस बीच लोकसभा में बहुराज्य सहकारी समिति बिल पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह, जो सहकारिता मंत्री भी हैं, उन्होंने फिर मणिपुर का जिक्र किया और कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने आए। मणिपुर को लेकर टकराव के बीच पूरे एक हफ्ते बाद विपक्ष को लेकर प्रधानमंत्री का आक्रामक रुख क्या कोई राजनीतिक इशारा भी कर रहा है? पहले से ही तनाव भरे माहौल में इस तरह बात का क्या मतलब है? शायद आने वाले दिन में कोई इसका जवाब दे। अभी तक विपक्षी गठबंधन के हमलों का सरकार की ओर से जवाब काफी सधा हुआ रहा। जैसे कि आप देखें, सधा से मेरा मतलब इस तरीके से देखिए कि एक टिप्पणी जरूर की जा रही थी। हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से अगर आप देख लें तो उन्होंने अपने ट्विटर में इंडिया हटा करके भारत कर दिया, यानी कि एक फर्क बनाने की कोशिश कि हम भारत हैं, ये इंडिया है, यानी कि ये अंग्रेज या ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ये बात पर भी काफी विवाद हुआ। इसके अलावा और नेता जैसे रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धर्मेंद्र प्रधान जैसे उन्होंने बोला ये ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है। वहीं अमित मालवीय जो कि IT सेल के प्रमुख हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि नाम बदल देने से फितरत नहीं बदल जाती, चरित्र नहीं बदल जाता है। तो आप जैसे कि ये देख सकते हैं, ये सारे बयान जो हैं वो एक लेवल तक ही जा रहे थे। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस पर मोर्चा खोलकर सीधा हमला कर दिया है और तुलना एक आतंकवादी संगठन और ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी, तो उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीव्र रही। हमला भी विपक्षी गठबंधन के नाम पर। उधर कांग्रेस का कहना है कि अगर मोदी सरनेम पर राहुल गांधी के बयान से एक पूरे समुदाय को अपमान होता है, तो क्या इंडिया नाम के आसपास विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी के हमले से पूरे देश का अपमान नहीं हो रहा? इस पर आइए सुनते हैं कि पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच में क्या बात हुई। मुझे लगता है प्रधानमंत्री का बयान निहायत ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री का बयान, लेकिन उनका डर, उनकी घबराहट, उनकी बौखलाहट दिखाता है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि इंडिया के आगे जब कोई खड़ा होता है तो जीत हमेशा इंडिया की होती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने विपक्ष को कोसते कोसते आज इंडिया का ही अपमान कर डाला। प्रधानमंत्री ने हमारे देश को, हमारी मातृभूमि इंडिया को खड़ा कर दिया इंडियन मुजाहिदीन के समकक्ष, ईस्ट इंडिया कंपनी के समकक्ष। ये कितनी वाहियात और कितनी घटिया बात है जो इस देश के प्रधानमंत्री ने करी। और मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी से, मणिपुर पर कब बोलिएगा? क्योंकि इंडिया तो मणिपुर के साथ खड़ा है। हम मणिपुर में मोहब्बत की बात करेंगे, हम उनके आंसू पोंछेंगे, वहां पर शांति बहाल करेंगे। लेकिन आप रण छोड़ बनना कब छोड़िएगा? कब आइएगा सदन में और मणिपुर पर बोलिएगा? और लगे हाथ एक बात बताते जाइएगा, ये स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, न्यू इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, ये सब इंडियन मुजाहिदीन की ब्रांचेस है क्या? उनके एजेंट है क्या? और आपके इस वक्तव्य से ना सिर्फ हर भारतीय का सर नीचा हुआ है, हर इंडियन का सर झुका है, बल्कि उन सब संस्थाओं का, चाहे वो इंडियन रेलवे हो, इंडियन आर्मी हो,
ऐसी संस्थाओं का भी आपने सर झुकाया है। आप अपने पद पर रहते हुए अपनी किसी भी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करते हैं, और यही एक असलियत है। इंडिया की बेइज्जती विपक्ष कर रहा है, और विपक्ष पर जब प्रधानमंत्री जी ने प्रहार किया तो प्रहार उस विरासत पर किया जिस विरासत को लेकर भारत का विपक्ष चल रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की वो विरासत है, और वो विरासत किस रूप में था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लोगों को यह गुमराह करने की बात कही थी कि हम देश का उत्थान करने आए हैं, देश का आर्थिक विकास करने आए हैं, देश को एक नई जमीन देने आए हैं, और उन्होंने देश को औपनिवेशिकता के अंतर्गत बांध लिया। ठीक उसी प्रकार से कुछ विदेशी संस्थाएं, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन का जो नाम लिया, वो मुजाहिदीन का क्या काम है? क्या उसका भारत से, भारतीयता से, भारत की संस्कृति से क्या संबंध है? वो देश में आतंकवाद फैलाना चाहते थे, इंडियन मुजाहिदीन दिया। यह एक भारत के उस ताकत और तत्व और प्रवृत्ति को बढ़ाना है जो ताकत तत्व प्रवृत्ति उनकी बातों में आ जाते हैं। आज जो विपक्ष है, जो भूमिका निभा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने उसकी ओर जो इशारे में कहा है, जब देश के बारे में दुनिया में प्रधानमंत्री जी कहते हैं इट इज द ओल्डेस्ट होम ऑफ डेमोक्रेसी, जब वैशाली और लक्ष्मी की चर्चा करते हैं, उसमें विपक्ष के नेता ब्रिटेन में जाकर यूनिवर्सिटी में बैठकर भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, भारत के लोकतंत्र को शर्मसार करते हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर होते हैं तो भारत का विपक्ष देश में क्या बयान देता है? तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि भारत का विपक्ष उन ताकतों, तत्वों और प्रवृत्तियों के साथ खड़ा होता है। आज आर्टिकल 370 को बहाल करने की बात करता है, विपक्ष उन रेडिकल्स के साथ खड़ा होता है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा होता है। तो इंडिया और इंडियन रखने से विपक्ष का चाल, चेहरा, चरित्र नहीं बदलता है। जो अंग्रेजी में कहावत है, न्यू बोतल एंड ओल्ड वाइन, तो आज विपक्ष के साथ यही लागू होता है। इंडिया रख लें, इंडियन रख लें, विपक्ष की भूमिका वही है जो देश देख रही है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की विरासत को लेकर चल रहा है। सरकार स्वयं कह रही है कि इस पर बहस कीजिए। एक बार नहीं, अनेक बार पीयूष गोयल जी ने राज्यसभा में कहा, हम सब उसके साक्षी हैं, विपक्ष भी साक्षी है। लेकिन विपक्ष का मतलब बहस नहीं है, विपक्ष के पास कोई तथ्य और तर्क नहीं है। मणिपुर में कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को किस रूप में छोड़कर गई थी? घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हुई है, निंदनीय है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपना क्रोध और अपना दुख दोनों जताया, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। कोई भी असभ्य, अमर्यादित और अमानवीय घटना का भारत में हर कोई एक स्वर से निंदा करता है, वहां तो कोई विवाद है नहीं। तो ये अब राजनीति और वाद विवाद चल रहा है, लेकिन आप जरा ये सोचिए कि अब इस तरीके की बातें क्या और तीखी नहीं हो जाएंगी, जैसे जैसे हम धीरे धीरे करके चुनावी माहौल की ओर जा रहे हैं। और इस सब के बीच में मणिपुर पर क्या कोई गंभीर चर्चा होगी भी या नहीं, या हम कौन से कानून में चर्चा होगी इसी में उलझ करके रह जाएंगे? ये कुछ प्रश्न हैं जिनके ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनके जवाब अभी तक तो हमको नहीं मिले हैं। आगे की राजनीति में अगर मिलेंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। आइए अब रुख करते हैं एक और खबर का, जिसमें जिस तरीके से राजनीति में बाढ़ आई हुई है, वाद और विवाद की, उसी तरीके से असलियत में भी बाढ़ आई और वो कम होने का नाम नहीं ले रही। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया है। इस बीच कुल्लू जिले में पार्वती नदी पर बने मलाना टू बांध, इसको खतरा पैदा हो गया। जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं, भारी गाद के कारण इस बांध के रेडियल गेंटों के उसमें वहां पर खुले पानी के कारण बांध पानी से लबालब भर गया और पिछले 24 घंटे से पानी बांध के ऊपर से बहना शुरू हो गया है। बांध का काम क्या होता है? पानी को रोकना, और यहां पर पानी रोकने के बजाय बांध को लांघ करके पानी निकल रहा है, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। ये रिसाव है और ये खतरनाक है, और ये पिछले 24 घंटे से बांध के ऊपर से पानी बह रहा है। लेकिन ज्यादा चिंता की बात यह है कि बांध के पानी ने उसके बाएं किनारे से लगी पहाड़ी को काटना शुरू कर दिया है, जिससे स्थिति खतरनाक हो सकती है। इसे देखते हुए कुल्लू प्रशासन ने बांध के निचले इलाकों में बसे गांवों को और वहां के लोगों को अलर्ट कर दिया है। अगर बांध से अचानक पानी तेजी से निकला तो ये मलान खड्ड से होते हुए ये पार्वती नदी का ये पानी
ब्यास नदी में जाएगा, और फिर ब्यास नदी का जो हालत अभी आपने कुछ दिनों पहले या कुछ हफ्ते पहले देखी, वो तो आप जानते ही हैं। इसीलिए पार्वती और ब्यास नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ क्योंकि बाढ़ की बात हो रही है, तो ये पानी जब ऊपर से बहते हुए आता है तो फिर नीचे जो प्लेन्स के इलाके हैं वहां पर भी आता है। अभी यमुना में उफान से दिल्ली का हाल तो आपने देखा ही है, वो आजकल आप देख ही रहे हैं लगातार। लेकिन अब देखिए नोएडा में यमुना की सहायक नदी हिंडन का इंतकाम, वहां यमुना का इंतकाम था तो सहायक नदी पीछे थोड़ी जाएगी, यहां पर भी पानी आएगा। ये तस्वीरें नोएडा की हैं साहब, नोएडा के इकोटेक, ग्रेटर नोएडा में एक जगह है इकोटेक 3, इस इलाके की हैं जहां सैकड़ों गाड़ियां लाइन से खड़ी और हिंडन में आई बाढ़ के पानी में ये डूब गई। देखिए कहां कहां तक डूबी हुई। ये सभी गाड़ियां एक कंपनी की हैं। हिंडन का पानी तेजी से आया और इन गाड़ियों को निकालने का समय भी नहीं मिला और वो पूरी तरीके से भर गया। 350 गाड़ियां पानी में डूब गई, बर्बाद हो गई। अगर पानी जल्द कम नहीं हुआ तो इन गाड़ियों को काफी नुकसान हो जाए। यह हाल उस नदी हिंडन ने किया है जिसे साल के बाकी महीने में खत्म ही माना जाता है। सकरा सा नाला बन जाती है ये हिंडन नदी, और इसके किनारे किनारे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। नाला समझ के एकदम किनारे किनारे तक घर बना लिया है, उसकी इजाजत भी दे दी गई है। सहारनपुर में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली हिंडन नदी, इसमें साल भर पानी होता ही नहीं, जो होता भी है वो गंदे नाले की तरह पानी बहता है। तो जाहिर सी बात है लोग धीरे धीरे अतिक्रमण करना शुरू करते हैं। हमने ये नदी इतनी मार डाली, लेकिन आजकल जो बारिश हो रही है उससे एकदम से नदी ने अपने जो फ्लड प्लेन्स, जो रिवर बेड है, जो उसकी अपनी खुद की जमीन है, वहां पर फैल गई नदी, जैसे यमुना ने किया। तो जैसे यमुना में बाढ़, यमुना की वजह से बाढ़ आई, ठीक उसी तरीके से हिंडन में भी बाढ़ आई और उसका आप असर, वहां आपने दिल्ली पर असर देखा, यहां आप उत्तर प्रदेश में असर देख रहे हैं। कहानी वही है, बिल्कुल वैसी, जहां लोगों ने अतिक्रमण कर आशियाने बना लिए थे। ये लोग अब परेशान हैं, उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाना का प्रयास जो है वो शुरू हो गया है। हिंडन आगे जाकर यमुना में मिल जाती है। 40 साल बाद हिंडन में इतना पानी देखा गया है। अब आप सोचिए, 40 साल तक जो नदी एकदम सूख गई थी, एकदम से उस नदी ने एक छटपटाहट ली, अपनी जमीन वापस लेने की कोशिश की और एक बार फिर से यह एहसास दिला दिया है कि यह मेरी जमीन, यह है हिंडन नदी का इंतकाम। ये रिपोर्ट देखिए रवीश रंजन शुक्ला की। किसी को खाना, दूध अथवा पानी की आवश्यकता हो तो अपनी बालकनियों पे आ जाएं। गाजियाबाद के करहेड़ा गांव की सड़कों पर एनडीआरएफ की बोट चल रही है। हजारों की आबादी वाले इस इलाके में दूर दूर तक पानी ही पानी दिख रहा है। मकान पानी में डूबे हुए हैं और इलाका अब लगभग वीरान सा हो चुका है। 7,000 से ज्यादा लोगों को यहां से निकाला जा चुका है। हालात इतने खराब हैं कि इंसान क्या, जानवर भी जान बचाकर भागने की कोशिश में हैं। कुछ लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए खाना इनको पहुँचाया जा रहा है, पानी का बोतल पहुँचाया जा रहा है। ये घर में चूँकि चोरी होने के वजह से और दूसरे कारणों से कोई बीमार है तो उसके वजह से जो है ये लोग अपने घरों को नहीं छोड़ रहे हैं। इसी इलाके में बिजली के 2 उपकेंद्र हैं, जहां पानी भरने से गाजियाबाद के कई इलाकों की बिजली भी गुल हो गई है। इसी कारण जो है हमारे 2 पावर स्टेशंस में पानी गया था। हम उसको लगातार निकालने का प्रयास कर रहे हैं। वाटर चूँकि रिसीड कर रहा है तो प्रोबेबली हम लोग आज शाम तक, कुछ मोटी जैसे हमारा है तो वहाँ लगातार पानी हम निकाल रहे हैं, तो प्रोबेबली आज शाम तक वहाँ कोई पानी नहीं बचेगा। लेकिन 1978 के बाद पहली बार हिंडन नदी के पानी से इतनी तबाही कैसे हुई, इसे समझने के लिए महीना भर पुरानी इन तस्वीरों को देखिए। हिंडन गंदे नाली जैसी दिख रही है, जिसके दोनों तरफ के डूब क्षेत्र में 6,000 से ज्यादा अवैध निर्माण बन गए हैं। यही नहीं, इन तस्वीरों को भी देखिए। हिंडन नदी से गुजरते मेट्रो, फ्लाईओवर और रैपिड रेल बनाने के दौरान कच्चे रास्ते बनाए गए
फिर लाखों टन मलबा यहीं पड़ा रह गया। अब आनन फानन में नदी की सफाई के लिए मजदूर उतारे गए हैं, लेकिन तब तक नदी का पानी सैलाब बनकर कई रिहायशी इलाकों को निगल चुका है। हिंडन बैराज से लेकर के करहड़ा गांव तक पिछले 8 से 10 सालों में कई प्रोजेक्ट आए हैं। जैसे एक करहड़ा पर ब्रिज बना, उसके बाद हिंडन एलिवेटेड रोड बनी, उसके बाद दिल्ली मेट्रो की एक लाइन बिछाई गई, अब RRTS का काम चल रहा है। इन सभी ने नदी के अंदर काम करने के लिए मिट्टी भर के एक रास्ता बनाया। अब क्या हो रहा है कि जो पीछे से पानी का फ्लो आ रहा है वो उतनी गति से निकल नहीं रहा। हिंडन के पानी से हुई तबाही के निशान दूर दूर तक दिख रहे हैं। जिस नदी को लोगों ने मृत मानकर उसके किनारों पर मकान बना लिए थे, उसमें पानी का होना अब लोगों के उजड़ने का सबब बन रहा है। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अगली बार जब बारिश का मौसम हो और नदियां उफान पर हों और पानी भर जाए और जो निचले इलाके हैं उनमें पानी भर जाए, तो फिर इस बहस में मत पड़िएगा कि ये फलानी सरकार का शासित राज्य, ये उसकी सरकार का शासित राज्य, ये देखो इन्होंने गड़बड़ कर दिया, उन्होंने गड़बड़ कर दिया। सच्चाई ये है ना कि नदी ये नहीं देखती है कि मैं आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली को ही डुबा दूं, कि मैं योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश को डुबा दूं, और मैं पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड से बहते हुए आऊं और सबको डुबाती चलूं। ये नदी इस तरीके से नहीं सोचती, मौसम इस तरीके से नहीं सोचता, तो आप भी इस तरीके से मत सोचिए। देश के कई इलाकों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तटीय कर्नाटक और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश से हालात खराब हो गए। कोडागु में मिट्टी खिसकी तो मैंगलोर, उडुपी, हासन में घरों में भी पानी घुसा है। इन इलाकों में बांध का पानी से लबालब एकदम भरा हुआ। वहीं एक झरने में एक युवक बह गया, उसको तलाशने की कोशिश नाकाम रही। कोडागु का हारंगी डैम और मैसूर के पास कबनी डैम भर चुके हैं। पानी की धार काफी तेज है। डैम ही नहीं बल्कि झरने भी अलग ही छटा बिखेर रहे हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती नजदीक से देखने की चाहत जानलेवा हो सकती है। 23 साल के एक युवा का पांव यहां फिसला और वो तेज धार में बह गया। अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। कर्नाटका के तटीय और इसके आसपास के इलाकों की तस्वीर बता रही है कि हालात कितने चुनौती भरे हैं। हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है, क्या करें, जीप में जाना पड़ रहा है। कई जगहों पर घरों को भी नुकसान हुआ है। कुछ घर बह गए तो कुछ टूट गए। सरकार मुआवजा देगी। 8 ಮನೆಗಳು ಸಿವಿಯರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರೋದು ನಮಗೆ। हम मुआवजा सभी को देंगे। ये मुआवजे नए नियमों के तहत दिए जाएंगे। NDRF और SDRF की रिपोर्ट का इंतजार है। बेंगलुरु के आसमान में मंडराते बादल तेज बारिश का संकेत दे रहे हैं। हालांकि यहां लगातार बारिश हो रही है, लेकिन तटीय कर्नाटक की तरह तेज बारिश नहीं हो रही। मौसम विभाग के मुताबिक तटीय कर्नाटक और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को फिलहाल बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। चीन ने अपना विदेश मंत्री बदल दिया है। चिंग वोंग की जगह पूर्व विदेश मंत्री वोंग यी को फिर से विदेश मंत्री बना दिया गया है। इस बीच चिंग वोंग बीते 1 महीने से कहां हैं, ये किसी को पता ही नहीं है। आप सोचिए कैसा अजीबोगरीब देश है जहां के एक पूर्व विदेश मंत्री ही गायब है। इससे उनके लापता होने का रहस्य और ज्यादा गहरा गया। उन्हें लेकर कई तरह की बातें भी कही जा रही। ग्लोबल टाइम्स ने जानकारी दी है कि चीन के वरिष्ठ राजनयिक वांग यी को चीन का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। वांग यी 2013 से 2022 तक चीन के विदेश मंत्री रह चुके हैं।
वांग ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सेंट्रल कमेटी के विदेशी मामलों के कमीशन के निदेशक हैं और पॉलिट ब्यूरो के सदस्य भी। उनकी जगह पिछले साल ही चिन गांग को विदेश मंत्री बनाया गया था। लेकिन गांग 25 जून को सार्वजनिक तौर पर आखिरी बार देखे गए जब वे रूस और वियतनाम के प्रतिनिधिमंडल से मिले थे। उनको पद से हटाए जाने के बाद उनके गायब होने का रहस्य और गहरा गया है। अमेरिका के जलवायु मामलों पर विशेष प्रतिनिधि जॉन केरी जब चीन दौरे पर आए तो विदेश मंत्री के तौर पर चिन गांग उनसे भी नहीं मिले। आसियान सम्मेलन में भी उनकी जगह वांग ही ने ही शिरकत की। चीनी विदेश मंत्रालय ने तब कहा था कि चिन गांग की तबीयत खराब है। स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री चिन गांग विदेश मंत्रियों की इस मुलाकात में स्वास्थ्य वजहों से हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हालांकि बाद में चीनी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट से चिन गांग के बीमार होने वाली बात हटा दी गई। इससे सवाल और गहरे हुए कि आखिर चिन गांग के यूं गायब होने के पीछे की वजह आखिर क्या है। जब 17 जुलाई को ये सवाल फिर पूछा गया तो चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने इस बाबत जानकारी होने से साफ मना कर दिया। विदेश मंत्री चिन गांग कहाँ हैं और वो कब से अपना काम संभालेंगे? इस सवाल के जवाब के लिए मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। देश के विदेश मंत्री गायब हों और विदेश मंत्रालय को उनकी जानकारी न हो, ये बात किसी के गले नहीं उतरी। कयास ये भी लगाया जा रहा कि एक टीवी एंकर से उनके अफेयर के अफवाह की जांच चल रही है, इसलिए वे सामने नहीं आ रहे। कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के दौरे से पहले उनको पर्दे के पीछे कर दिया गया ताकि चिन गांग का अमेरिका विरोधी रवैया बातचीत में आड़े न आए। चीन में बड़ी हस्तियों के गायब होने की बात नई नहीं है। सत्ता में आने से पहले 2012 में और फिर पिछले साल सितंबर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी काफी वक्त तक नजर नहीं आए थे। उनके बीमार होने से लेकर तख्ता पलट तक के कयास लगाए गए। हालांकि शी सामने आए और अधिक ताकतवर होकर उभरे। लेकिन चिन गांग को जिस तरह से विदेश मंत्री के पद से हटाया गया है, इससे लगता है कि कोई बहुत गंभीर बात हुई है और उनका राजनीतिक करियर खतरे में है। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।